118 elements had been discovered. How can we study 180 elements with ease? So we discuss this in this chapter, periodic classification of elements. Hello students, this is रविंद्र योगी और आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 118 एलिमेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं कि इन्हें पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से अरेंज किया गया डिफरेंट साइंटिस्ट ने। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाने हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे डॉबिनियर्स ट्रेड के बारे में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में, थर्ड पढ़ेंगे हम मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और फोर्थ पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डॉबिनियर्स ट्रेड के बारे में। जो 1829 था तब तक 30 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके थे। डॉबिनियर जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जिसे इन्होंने ट्रेड्स कहा, क्योंकि इन्होंने तीन एक एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। इन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट्स होंगे जो ग्रुप में रखे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और दूसरी बात उन्होंने बताया जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर बनेगा। फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन जो होगा वो सेकंड के एटॉमिक मास के वो एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसे समझते हैं। तो इन्होंने जो पहला ट्रेड बनाया वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का था। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही होती हैं, तो ये एक बात तो इनकी सही हो गई। दूसरी तरह की फर्स्ट और थर्ड का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो सेकंड के इक्वल होता है। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक मास है 7 है और पोटेशियम का 39 है। जब अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो ये 23 आ रहा है जो कि सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है, यानी ये ट्रेड हमारा सही था। इसी तरह इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्रेड देखा। फिर इसके बाद उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का ट्रेड देखा जो कि सही था। ठीक है, फिर इन्होंने 30 एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड थे उनमें से इन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में क्लासिफिकेशन किया, बाकी एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने जो ट्रेड्स थे उन्होंने 3 ट्रेड्स को यानी 9 एलिमेंट्स को ही 30 में से 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज किया, बाकी एलिमेंट्स को ही अरेंज नहीं कर पाए। तो ये जो ट्रेड था वो फेल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे जो थे न्यूलैंड्स। इन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। 1866 में 57 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड किए जा चुके थे। ठीक है, न्यूलैंड जो थे इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, और इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वही 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं अब हम। यानी इन्होंने कहा जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो रिवाइज होगी फर्स्ट एलिमेंट से। जो हमारा म्यूजिकल नोट होता है जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 7 के बाद सा वापस से रिपीट हो रहा है जो फर्स्ट वाला है। सेम इसी तरह यहाँ पर रिपीट होंगे। तो फर्स्ट 8 जो है फर्स्ट से रिपीट होगा, 9 सेकंड से और 10 थर्ड से रिपीट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से उन्होंने इनको अरेंज किया, इसलिए इसे ऑक्टिव्स लॉ भी कहा जाता है। और न्यूलैंड ने बताया जैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स कहा जाता है। पर ये इन्होंने जो लॉ अरेंज किया वो 17 एलिमेंट्स तक तो सही था, इसके बाद से ये फेल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा डॉबिनियर ट्रेड्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो मैंडलीव थे वो रशियन केमिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1869 तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, उन्हें मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। जो ये मैंडलीव थे, मैंडलीव ने इस तरह की एक टेबल बनाई और उसमें एलिमेंट्स को रख दिया। हॉरिजॉन्टल रोज है इन्हें तो पीरियड्स का, और वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप्स का। ठीक है, तो ये 6 तो पीरियड्स थे इसमें और 8 इसके अंदर ग्रुप्स थे। क्लियर है? तो इन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में रख दिया। कुछ रखने के बाद खाली स्पेस भी रखा और फिर बाकी के एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं जैसे ये इसके हाइड्रोजन के नीचे 1.008 लिखा है, लिथियम के नीचे 6.937, इस तरह से इनके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ये नंबर्स क्या है? हाँ,
राइट, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये इनके एटॉमिक मासेस है, ठीक है। यानी मैंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई वो उन एलिमेंट्स के मास को के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाई, और इसके बीच बीच में इन्होंने कुछ गैप भी रखा, ठीक है। इस तरह का ये गैप रखा। ये गैप जो रखा गया वो गैप इसलिए रखा गया क्योंकि इनसे सिमिलरिटी वाली और भी एलिमेंट्स अगर डिस्कवर होंगे तो उन्हें यहाँ अरेंज किया जा सके। यानी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उन्हें पता था कि और भी आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, तो उन्होंने इन एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो स्पेस दे रखे हैं ये एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए उन्होंने छोड़ा था। ये इतने इंटेलिजेंट थे, पर उसके बावजूद भी जो है ये मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है फेलियर हो गई थी। ये फेलियर क्यों हो गई थी? क्योंकि ये देखिए आप, वेनेडियम में 50.94 और क्रोमियम में हमारा 50.20, तो जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था, तो पर यहाँ पर तो ये मास इसका वेनेडियम का ज़्यादा है क्रोमियम से। तो ऐसा क्यों किया, इसका जवाब मैंडलीफ के पास नहीं था। और ये जो हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप में रखी है और इसकी प्रॉपर्टी 7 ग्रुप से भी मैच करती है, पर इसे फर्स्ट ग्रुप में ही अरेंज किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब भी मैंडलीफ के पास नहीं था। इसीलिए ये मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल फेल हो गई, ठीक है। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के फेल होने का यही रीज़न था। लेकिन मैंडलीफ का नाम नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए 1906 में, बट उनकी डेथ हो गई इसकी सेरेमनी से पहले 1907 में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से फिर डिस्कवर हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसे हम आज भी यूज़ करते हैं, इसको डिस्कवर किया था 1913 में हेनरी मोसले ने। इन्होंने एटॉमिक मास की जगह एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया उस टेबल के अंदर, जिसका समर्थन कई और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया। तो वो समर्थन करने वाले वो थे नील्स बोहर थे। तो हेनरी मोसले, नील्स बोहर और अदर भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडिफाई किया मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल को और बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देख पा रहे ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स जमा किए गए हैं ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है इन एलिमेंट्स को, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर तो 18 तो क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और 7 इसके अंदर पीरियड्स हैं, ठीक है। 7 पीरियड्स इसमें लगे हुए हैं। और ये जो आप येलो कलर्स में देख रहे हैं, इन येलो कलर्स को कहते हैं हम मेटल्स कहते हैं, और जो ब्लू कलर्स में डिस्प्ले हो रहे हैं एलिमेंट्स इन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं, और जो ग्रीन कलर के अंदर अरेंज है इन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरह से फर्स्ट जो पीरियड्स है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, फिर सेकंड पीरियड के अंदर 8 है, थर्ड पीरियड्स के अंदर 8, फिर फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फिर 18 एलिमेंट्स, फिर इस तरह से इसमें अरेंज किए गए हैं। यानी ये एक स्पेसिफिक चीज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18 इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रॉन सेल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये उसी तरह से इसे शो कर रहे हैं। यानी इनके अंदर कुछ जिस तरह से इनको अरेंज किया जाता है पीरियड्स में, इनमें कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। ये सिर्फ यही नहीं है, इसमें कई तरह के स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। इन स्पेसिफिक चीज़ को हम बोलते हैं ट्रेंड्स कहते हैं। तो यहाँ कई तरह के ट्रेंड्स पाए जाते हैं हर पीरियड्स के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग्स। इसे ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। और जबकि लास्ट एलिमेंट है ये है अपना 288, है ना। 18 है तो 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जैसा हम देख पा रहे हैं ये दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं क्या है, थर्ड पीरियड के मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पीरियड के मेंबर्स कहलाते हैं। यानी हमारा जो आउटर सेल होगा, जो आउटर जितने सेल्स होंगे वो उसी पीरियड का एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो हम इनमें और ट्रेंड्स के बारे में देखते हैं। जैसे हम ग्रुप के अंदर देखते हैं, तो ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जैसे बेरिलियम है हमारा 4, ठीक है, और मैग्नीशियम हमारा 12, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोनों की वैलेंसीज क्या है, सेम है। यानी अगर हम किसी एक ग्रुप के अंदर जब भी ऊपर से नीचे चलेंगे, अप टू डाउन चलेंगे, तो उसकी वैलेंसी सेम रहेगी। जबकि अगर हम पीरियड में चलते हैं
तो पीरियड्स में अगर हम चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो पीरियड्स में अगर हम चलते हैं तो इनका जो वैलेंसीज होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे लिथियम का 3 था, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, तो इस तरह से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका जो वैलेंसीज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं हम एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज क्या होता है, जो भी हमारा एटम होता है उसके न्यूक्लियस से आउटर सेल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज कहलाता है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर हम ऊपर से अगर नीचे चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आउटर सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो आउटर सेल बढ़ता जाएगा तो इससे एटॉमिक साइज भी बढ़ता रहेगा। जबकि हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में हम अगर आगे की तरफ चलते जाते हैं तो इसमें एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसकी मेटालॉइक प्रॉपर्टी या मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स अप टू डाउन, ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर, है ना, इसका मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो जाती हैं मेटालिक। और अगर हम पीरियड्स के अंदर चलें तो पीरियड्स के अंदर चलेंगे अगर हम, तो हम देख पा रहे हैं इस तरफ मेटल्स हैं और इस तरफ नॉन मेटल्स हैं, यानी मेटालॉइक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जा रही है। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होते जाते हैं इन पीरियड्स में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके कई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।